थैंक यू गौरव जी। आई थिंक ये बहुत जरूरी पॉइंट था, तो आपने कवर कर लिया। जी। अगले क्वेश्चन पे जाने के पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं चाहूंगा जो इससे रिलेटेड ही हैं। जी। अभिषेक नौटियाल जी का एक क्वेश्चन है कि अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट गुम जाता है किसी का, जैसे आपने बताया इंश्योरेंस जी। पॉलिसी का डॉक्यूमेंट होता है, तो अगर वो गुम जाए तो फैमिली मेंबर्स वो कैसे पता करेंगे कि वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, या उसके बिना कैसे क्लेम करें? हाँ, उसके बिना वही है, जैसे उसके अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स गुम जाता है, गुम जाने के केस में अगर देखिए, अगर दो दो पॉइंट्स है, अगर आपको पता है कि वो पॉलिसी है और डॉक्यूमेंट गुम गया, तो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कंपनी को कांटेक्ट करके डुप्लीकेट पॉलिसी इशू करवा सकते हैं, या आप जब उनको ये बताते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो आपसे डिक्लेरेशन लेते हैं, एफिडेविट लेते हैं कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट गुम गया है, और वो क्लेम हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि इंश्योरेंस था या नहीं था और पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में आपको यही जो मैंने आपको कहा कि बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देख करके, पासबुक देख करके वो आपको मिलता है। जो हमने शायद पहले सवाल का जवाब में बताया, वही तरीके हैं बेसिकली। जी। गौरव जी, एक मोनी जी का क्वेश्चन है कि क्या कोई तरीका है जिससे आधार कार्ड, क्योंकि आजकल एक कॉमन आईडी हो गया है, तो इसके थ्रू हम सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज या बैंक अकाउंट्स इनकी जानकारी कहीं से निकाल सकते हैं? बिकॉज अगर किसी के पास में जी। सिर्फ आधार जी। नंबर ही रहे तो उससे कोई पॉसिबल है हाँ किसी हाँ, एजेंसी के एक्चुअली थ्रू निकाल? नहीं, ये होना चाहिए, बट मेरी जानकारी में ऐसा अभी कोई सर्विस नहीं है जहाँ पे ये चीज़ मिल मिल सके। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप कंसोलिडेटेड, आप जैसे आपके लिए दूसरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं पैन कार्ड के बेसिस पे। बट इंश्योरेंस में मेरी जानकारी में भी इस तरह की कोई जो फैसिलिटी है वो नहीं है। तो यही अनफॉर्चुनेटली यही तरीके हैं अभी फिलहाल करने के, पता करने के। और एक और चीज़ ये है कि जनरली जो इंडिया में इंश्योरेंस लिए गए हैं, उसमें अधिकतर पॉलिसी जो है वो एजेंट के द्वारा ली गई है। तो आपको ये जरूर पता होता है कि उनके फ्रेंड सर्कल में कोई इंश्योरेंस एजेंट था या नहीं था, या उनके फ्रेंड से आपको टच में रह के आपको ये पता चल सकता है कि किसी ने उनको इंश्योरेंस पॉलिसी दी थी या नहीं दी थी। तो कुछ समय बाद में ये चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो अगर इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू किया था तो वो पता चल जाता है। इन कई केसेस में तो इंश्योरेंस एजेंट खुद भी कांटेक्ट कर लेते हैं फैमिलीज को। तो ये चीज़ें होती हैं, बट ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, मतलब इसमें इसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअली। जी बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है कि जैसे इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, तो किसी ने ये भी पूछा है कि क्या कोविड 19 भी एक प्राकृतिक आपदा है, और ये इंश्योरेंस में कवर होगा या नहीं होगा, एक क्वेश्चन आया है। ये इंश्योरेंस में कवर होगा बिल्कुल, ये कोविड-19 बिल्कुल इंश्योरेंस में कवर होता है। और ये आपकी मेडिक्लेम पॉलिसीज में भी कवर होता है, और आपके लाइफ इंश्योरेंस में भी कवर होता है। दूसरी चीज़ इसमें एक और पॉइंट है कि कई कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कोविड का अगर जनरल नॉर्मल एक पॉलिसी है आपके पास में, राइट, और उसमें आपने कोविड का क्लेम लिया, तो उसमें कुछ कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो ऐसा ऐसा देखा गया है कि वो पीपी किट्स का खर्चा होता है, या इस तरह के कुछ कुछ स्पेशल खर्चे होते हैं जो कोविड में लगते हैं, वो खर्चे डिसअलाउ हो जाते हैं, उस खर्चों का नहीं मिल पाता आपको रिएम्बर्समेंट। तो आपने मान लीजिए कि अगर 5 लाख का क्लेम किया तो आपको 4 लाख मिलता है, 4.5 लाख मिलता है, कुछ कुछ डिडक्शन हो जाते हैं। तो इस तरह से आप, लेकिन आप क्लेम कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी पॉलिसी में इंक्लूडेड होता है। दूसरी चीज़ ये है कि कोविड के लिए अलग से पॉलिसीज भी अवेलेबल होती हैं। कोविड स्पेसिफिक पॉलिसीज भी हैं जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती है। तो अगर आप सिर्फ कोविड के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सिर्फ कोविड की रिस्क को कवर करना चाह रहे हैं, तो एक कोविड पॉलिसी होती है जिसको कोरोना कवच के नाम से लॉन्च किया गया है। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, 9 महीने 9.5 महीने का उनका कुछ ड्यूरेशन होता है। उस बीच में आप 5 लाख तक का कवर ले सकते हैं। प्रीमियम भी उसकी 1,000, 2,000, 3,000 की प्रीमियम होती है। तो ये पॉलिसी बेसिकली कोविड से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करती है। और बाद दूसरी पॉलिसीज भी डेफिनेटली करती है, और आपको जी जी। स्पेसिफिक चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। थैंक यू गौरव जी। जी। इसके बाद में एक क्वेश्चन हमारे पास ये है हमारे श्रोता का कि कैन आई चेंज द नॉमिनी आफ्टर डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर? नहीं, देखिए, पॉलिसी जिसकी थी, नॉमिनी चेंज करने का अधिकार उसी का था, राइट। और अगर अगर वो व्यक्ति नहीं है, तो फिर मेरा अधिकार नहीं है कि मैं किसी और की पॉलिसी में नॉमिनी चेंज करूं।
राइट, तो मैं जीते जी अपनी पॉलिसी में 10 बार नॉमिनी चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहे जब नॉमिनी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं रहा तो मेरी पॉलिसी में कोई और नॉमिनी चेंज नहीं कर सकता। तो ये नहीं हो सकता। तो इस पे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे आपने पहले बताया था कि नॉमिनी आपको समय समय पे बदलते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, किसी ने अगर अपडेट नहीं कर पाए थे, उसके हम्म। पास में किसी चैलेंज के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण, तो हाँ, उस केस में क्या करेंगे? देखिए एक्चुअली इंश्योरेंस में जो नॉमिनी होता है वो ही अल्टीमेट बेनिफिशियरी भी होता है। अधिकतर जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अधिकतर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे बैंक हो गया या दूसरे आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वहाँ पे जो नॉमिनी होता है इट ही सपोज टू बी अ केयर टेकर। जब तक वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक नहीं जाता है तब तक वो केयर टेकर होता है। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो नॉमिनी होता है वो बेनिफिशियरी भी होता है। तो नॉमिनी आप अगर आप चेंज नहीं कर पाए हैं तो वो प्रोसीडिंग्स तो नॉमिनी को ही जाती है। अच्छा, फिर एक और मेरे क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर नॉमिनी मैंने या किसी ने अपने पेरेंट्स को किए, पेरेंट्स ही नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा? हाँ, उस केस में बिल्कुल जो सक्सेशन होता है लीगल हेयर्स को जाता है, जो इमीडिएट लीगल हेयर्स है उनको जाएगा। तो ये मतलब ये एक्चुअली एक लीगल पॉइंट हो जाते हैं, ये सारे सारे पॉइंट्स लीगली ये डिफर करते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में। जो कई कई जगह पे, बट बेसिकली अगर अगर नॉमिनी जिंदा नहीं है तो जहाँ तक मेरा ख्याल है लीगल हेयर को जाता है, जो डायरेक्ट लीगल हेयर है। तो वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। तो ये नेचुरल सक्सेशन होता ठीक। है। उसमें एक और क्वेश्चन आया है कि अगर नॉमिनी किसी ने नहीं मेंशन किया है अपनी पॉलिसी में, तो उस केस में फॉर एग्जांपल अगर फैमिली है तो उसके कोई हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वाइफ और बच्चे क्या उसका क्लेम ले सकते जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मुझे लगता है कि बिना नॉमिनेशन के पॉलिसी नहीं मिलती है। आपकी पॉलिसी इशू नहीं हो सकती अगर आपने नॉमिनेशन पॉलिसी में नहीं डाला है तो। राइट, तो नॉमिनेशन आपको पॉलिसी में जरूर रखना पड़ता है, उसी के बेसिस पे आपको पॉलिसी, मतलब पॉलिसी बिना नॉमिनेशन के पहली बात तो नहीं मिलेगी। और मोस्टली ये जरूर होता है कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी में दो नॉमिनी भी रख सकते हैं। आप 50% दो लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं तो प्रोसीड दोनों लोगों को बढ़ सकती है। ये सब आप कर सकते हैं, बट बिना नॉमिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको इशू होगी। तो उस चीज़ में सवाल ही उसका नहीं पैदा होगा। हैं? थैंक यू। एक क्वेश्चन आया कि किस इन फ्यू केसेस रिक्वायर्ड पुलिस इंक्वायरी और एफआईआर, देन हाउ कैन बी अप्लाई? इज जी। देयर एनी अदर ऑप्शन टू अप्लाई विदाउट? अच्छा, मेरे ख्याल से इनका पूछने का मतलब है, साक्षी जैन जी का क्वेश्चन है कि अगर एफआईआर की जरूरत होती है कुछ पॉलिसीज में क्लेम करने के लिए, तो बिना जी। एफआईआर के भी कुछ पॉलिसीज, और किस पॉलिसी में होती है आप बता पाएंगे, और कैसे करते हैं? हाँ जी जी, ये मोस्टली क्या होता है, एक्सीडेंटल केसेस हो गया या फिर कोई अननेचुरल डेथ हो गया, तो उसमें हर केस में एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे जहाँ तक लगता है। अगर किसी को हॉस्पिटलाइज होने के बाद में अगर डेथ हुई है तो वो डॉक्यूमेंट से जो क्लेम प्रोसेस वाली टीम होती है वो समझ जाती है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक्सीडेंटल डेथ हुई है या फिर कोई किसी का मर्डर हुआ है, तो इस तरह की चीज़ों में ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। और आमतौर पर ये चीज़ें होती हैं और सब्जेक्टिव होती है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को जस्टिफिकेशन चाहिए कि अगर भाई किसी पर्टिकुलर केस में बहुत ऑब्वियस है कि इसमें एफआईआर होना ही चाहिए थी और नहीं है, तो फिर क्योंकि ये पता करना बहुत जरूरी है इंश्योरेंस कंपनी के लिए कि ये क्लेम लेजिटिमेट है या नहीं है। राइट, मतलब किसी ने इस व्यक्ति को इंश्योरेंस क्लेम के लिए तो नहीं मारा है। करेक्ट, तो उसको प्रूव करने के लिए कि ये इंश्योरेंस क्लेम जो है ये फेक नहीं है या ये कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के थ्रू आया हुआ क्लेम नहीं है, इसको इसको इंश्योर करने के लिए दे नीड टू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और ये डिपेंड करता है कि कोई कंपनी शायद ना मांगे, कोई कंपनी मांग भी सकती है। तो मोस्टली ये लोग उन चीज़ों को मांगते हैं। अगर उस तरह का केस है तो नेचुरल डेथ में वो लोग नहीं मांगते। जी, थैंक यू। मोनी जी के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। मोनी जी काफी क्यूरियस हैं अबाउट आई थिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। थैंक यू सो मच मोनी जी इतने क्वेश्चन पूछने जी। के लिए। और एक और एक मेरे पास में एक किसी का कमेंट आया है बीनी पंचाल जी का कि काफी इंफॉर्मेटिव सेशन है, तो आप इसका रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करिए, तो हम इसके बाद में एडिट करके अभिषेक जी जरूर जी इसकी कोशिश जी करेंगे कि जी सबके जी, साथ में पहुंच जाए। बिल्कुल।
नॉमिनी का नेम अगर इनकरेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक है या वाइफ नेम गॉट चेंज, अगर स्पाउस का नाम चेंज हो जाता है आफ्टर हाँ मैरिज और फॉर एनी हाँ रीजन, हाँ, तो उसमें कैसे फिर उसमें क्लेम इतनी कर बड़ी पाएंगे? प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि आपके पास में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में। तो नॉमिनी में इतना प्रॉब्लम उसमें नहीं आता है। अगर नाम चेंज हुआ है तो डेफिनेटली आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, आपके पास में दूसरी चीज़ें हैं। तो आधार कार्ड में अगर आपका पुराना नाम है तो डेफिनेटली मैरिज सर्टिफिकेट में पुराना नाम के साथ में आपका, जिसके साथ में आपकी शादी हुई है उसका नाम भी होता है, तो वो इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो रिलेशन को। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। जी थैंक यू गौरव जी। मैंने आई थिंक इंश्योरेंस से रिलेटेड, जो बहुत टर्म सारे इंश्योरेंस पॉइंट्स से कवर हो गए हैं। रिलेटेड काफी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल। बट मैंने हाँ कोशिश करना चाहा कि जो भी हाँ हाँ क्वेश्चंस हाँ हाँ। हमारे दर्शकों के, जो बिल्कुल श्रोताओं के आ रहे हैं, बिल्कुल। वो हम आंसर कर दें, ताकि जो रिलेवेंट है हम उसको कवर कर पाएं। अभी जी हम आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, क्योंकि काफी सभी को पता होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की दशा में होता है। तो जी आप बताएंगे कि इस बारे में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रिलेटेड कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी बेसिकली जो इंश्योरेंस में मैंने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बोली वो सब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी एप्लीकेबल है। अधिकतर चीज़ें की पॉलिसी संभाल के रखना चाहिए और ये सारी चीज़ें, तो इट इज़ एप्लीकेबल टू हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल। बट कुछ स्पेसिफिक, जैसे अब हेल्थ इंश्योरेंस में किस तरह के क्लेम्स होते हैं, तो ये दो तरह के क्लेम्स होते हैं उसमें। एक तो कैशलेस क्लेम होता है, एक रिएम्बर्समेंट क्लेम होता है। कैशलेस में आपको हॉस्पिटल में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट्स मेडिक्लेम टीम जो हॉस्पिटल की होती है उसको सबमिट करना है, वो ही आगे इंश्योरेंस कंपनी से डील करके और वो सारा प्रोसेस कर लेते हैं, तो आपको उसमें पेमेंट अपनी जेब से नहीं देना पड़ता है। अगर लेकिन ये हर हर हॉस्पिटल के साथ पॉसिबल नहीं है। आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये देखना पड़ता है कि आपके पॉलिसी ने जो नेटवर्क हॉस्पिटल मेंशन किए हुए हैं जिनसे इनका टाई अप है, उनमें यह हॉस्पिटल है या नहीं है। अगर है तो आप उसमें बिल्कुल ये फैसिलिटी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप उधर इलाज करा सकते हैं। उसके बाद आपको उसका रिएम्बर्समेंट क्लेम रेज करना पड़ता है, जिसमें आप डिस्चार्ज के एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में आप उसको वो डॉक्यूमेंट जो है कंपनी को भेजते हैं और वो कंपनी आपका क्लेम सेटल करके दे देती है। तो ये बेसिकली इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में ये चीज़ें हैं। मैं कुछ पॉइंट्स जैसे इंश्योरेंस के मैंने आपको बताए थे, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जल्दी से कवर अप कर लेता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद टाइम की कमी हो सकती है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है कि आपको पॉलिसी के अंदर कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली देखना चाहिए कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्या एक्सक्लूजन्स है, क्या इंक्लूजन्स है। तो उसमें कई बार ये होता है कि हमें अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है, जैसे कई पॉलिसीज ये ऑफर करती हैं कि आपको लॉस ऑफ पे का कंपेंसेशन मिलेगा, राइट। जैसे अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हुआ, उसकी वजह से उसका इनकम का लॉस हुआ है, वो ऑफिस नहीं जा पाया, वो अपने बिजनेस पे नहीं जा पाया, तो हॉस्पिटल के खर्चे, मेडिकल खर्चों के अलावा उस पे का जो लॉस उसे हुआ है वो भी कंपेंसेट करती है। तो वो क्लॉज आपको आपकी पॉलिसी में देखना है कि वो है या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ आप देख सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आपको हम प्राइवेट, आपको प्राइवेट अलाउ रूम अलाउड नहीं होगा, आपको सेमी प्राइवेट रूम अलाउड होगा, या जो भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस है। तो अगर आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि भाई मुझे किस तरह का रूम लेना है, मुझे कितना किस किस चीज़ पे कितना खर्चा होना चाहिए, तो ये चीज़ें पहले पता होती है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखने की है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पहली बात तो हर व्यक्ति को, हर हर फैमिली मेंबर का इंक्लूजन होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में। एक पॉलिसी होती है जिसको फ्लोटर पॉलिसी कहते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे कवर हो सकते हैं। तो वो पॉलिसी में एक ही कवर में तीनों लोग कवर हो सकते हैं, चारों लोग कवर हो सकते हैं। तो उस तरह की पॉलिसी आपको हर व्यक्ति को लेना चाहिए जो अपने फैमिली को सेव कर सके। दूसरा, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस, ये आमतौर पे 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इन आप देखेंगे मेडिक्लेम पॉलिसी जो होती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, वो आपको हर साल रिन्यू करना पड़ती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको कंटिन्यूटी का, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस में भी कंटिन्यूटी का ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो टूट गई तो आपका सारा का सारा पिछला प्रीमियम चला जाएगा और आपको कवर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपने बीच में चेन ब्रेक किया, तो कई इंश्योरेंस पॉलिसीज, मोस्टली जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उसमें एग्जिस्टिंग डिसीजेज जो होते हैं, जिसकी शायद व्यक्ति को पता नहीं होता है, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो इस तरह की बीमारियां उसमें जो कभी कभी किसी को है और नहीं पता, तो एग्जिस्टिंग डिसीजेज अगर किसी को है तो पॉलिसी के शुरुआत से लेकर के 3 से 4 साल तक वो कवर्ड नहीं होती, उसके बाद वो कवर होना चालू होती है। तो अगर ऐसे में आपने अगर कोई पॉलिसी का प्रीमियम मिस कर दिया, अगर 2 साल के बाद मिस कर दिया,
और फिर आपको तीसरे साल नई पॉलिसी लेना पड़ी, तो आपका जो एग्जिस्टिंग डिसीजेस का कवर है वो 4 साल के बाद चालू होगा अगले। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर बेसिकली एक फैसिलिटी होती है ऑटो डेबिट की। तो आप ये ना करें कि मैं हर साल एक चेक इशू करूंगा या हर साल अपनी प्रीमियम जो है ऑनलाइन जाके पे कर दूंगा। उससे बेहतर तरीका यह है, हर तरह के लाइफ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम में आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी ऑप्ट करें और आपका अपने आप वो जाए, ताकि आप कभी प्रीमियम मिस ना हो आपकी। तो ये दो चार चीजें थी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, बहुत स्पेसिफिक थी। बट हाँ, मतलब ये यही मेरे ख्याल से मेन पॉइंट्स मैं कन्वे करना चाहूंगा रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस। तो मेरा अगला क्वेश्चन होगा, क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में आपने काफी बातें करी, हाँ अगर किसी जी। का कोविड के कारण फॉर एग्जांपल काफी लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेस बंद हो गई या हाँ, कुछ समय के राइट लिए बंद हो राइट गए, राइट राइट तो वो अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करे आगे, और क्या बातें ध्यान रखना चाहिए उसको? राइट। हाँ, तो ये इसमें इसमें बेसिकली हमें पता नहीं होता कि हमें मैनेजमेंट किस तरह से करना है, राइट। जब जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, पहली बात तो ये, जिनकी भी जॉब्स गई हैं या जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उनका इनकम रुक गया है, तो पहली तो ये बात है कि ये टेम्पररी फेज है, ये हमेशा नहीं चलेगा। लेकिन जब तक ये है तब तक आपको अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को शायद रिकंसिडर करना पड़ेगा। आपको अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। उसमें से आपको ये देखना होगा कि, क्योंकि मैं इसमें सजेस्ट नहीं करूंगा जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक आप एडिशनल लाइबिलिटी ना लें, क्योंकि इनकम रुक चुकी है। तो उस केस में आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज का एक आप लिस्ट बनाएं, उसमें देखें कि भाई अगर आपके पास में ऐसी कोई एसेट्स है, एसेट्स में बेसिकली सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी एसेट नहीं होती है, आपका घर, आपकी फिक्स डिपॉजिट्स, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज, आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने किया होता है, आरडी, आपका रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए, या आपके प्रोविडेंट फंड, जो भी आपके पास है एसेट्स, हर तरह की एसेट्स होती है। तो आपको सारी एसेट्स की लिस्ट बनाना चाहिए, सारी लाइबिलिटीज की लिस्ट बनाना चाहिए कि किस तरह की लाइबिलिटीज हैं। और आप उसमें से, कई बार ये होता है कि हमारे पास में कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिसको हम लिक्विडेट करके अपना ये जो पीरियड है वो निकाल सकते हैं। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ फिक्स डिपॉजिट है, तो आप आज उसमें से कुछ यूज कर लीजिए, जब आपकी लिक्विडिटी वापस चालू हो जाएगी तो आप शायद उसको वापस बना सकते हैं। तो ये चीज़ें इसीलिए होती है कि आप जब भी इस तरह का कोई समय आए तो आपको ये करना चाहिए। तो वो चीज़ है। इसके साथ साथ एक आगे के लिए मैं आपको हमेशा बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को कम से कम अपने मंथली एक्सपेंसेस का 3 से 6 गुना अमाउंट जो है, मतलब 3 से 6 महीने का एक्सपेंस आपको हमेशा रेडी रखना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन आए या ना आए, लेकिन आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि मेरे पास में 3 से 6 महीने तक के खर्चे का पैसा रखा हुआ है, ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन आए तो मेरा जो रेगुलर फाइनेंसेस है वो डिस्टर्ब ना हो। और आप ये भी कर सकते हैं कि उसमें कई बार जो हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा एसेट्स है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि जैसे पुरानी कई व्हीकल रखी हुई है, हमें याद भी नहीं होता है वो रखी है, वैसे टाइम में वो बेहतर होता है कि हम उन चीज़ों का फायदा उठा लें। बट कोशिश करें कि उस समय में आप ज़्यादा लाइबिलिटी ना लें, और अगर आप अपने एक्सपेंसेस को रिविजिट कर सकते हैं और कहीं उसमें कर सकते हैं कट डाउन, तो करना चाहिए। जी धन्यवाद गौरव जी। इसके बाद में ये हमने बातें की कि किस तरह से हम अपने फाइनेंशियल को मैनेज कर सकते हैं। अगर ये सब करने के बाद भी अगर लोन लेने की स्थिति पड़ जाए, तो किस तरह के लोन लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी। हाँ, ये जरूरी नहीं कि मतलब सब सब व्यक्तियों को लोन, किसी को जरूरत ना पड़े। हो सकता है कि लोन की जरूरत पड़ भी सकती है, ऐसे में अगर नहीं है, एसेट्स नहीं है, कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो ऐसे में अगर लोन लेना पड़ ही जाता है, तो उसमें आपको हमेशा लोन का जो प्रेफरेंस है वो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ मतलब जो इंटरेस्ट रेट होता है बेसिकली, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस तरह का लोन लेना है। मतलब अगर मान लीजिए कि हर लोन एक जैसा नहीं होता, तो अगर आपके पास में होम लोन है, ऑलरेडी चल रहा है होम लोन, तो आप ये कर सकते हैं कि उस होम लोन के ऊपर आप एक टॉप अप लोन की फैसिलिटी होती है जो सेम इंश्योरेंस सेम होम लोन कंपनी आपको दे सकती है। आप उन कंपनी को अप्रोच करके आप उनसे उसी होम लोन के ऊपर टॉप अप अमाउंट ले सकते हैं, जो ऑलमोस्ट उसी रेट के आसपास होता है जो होम लोन चल रहा है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, आपको एडिशनल बर्डन नहीं आता। ऐसा लोन लेकर के आप अपने जो हाई इंटरेस्ट के जो लाइबिलिटीज हैं, जैसे आपका कोई क्रेडिट कार्ड बिल ओवर ड्यू चल रहा है, या आपके पर्सनल लोन्स कुछ है, तो आप अपने होम लोन के टॉपअप लेकर के कम रेट का इंटरेस्ट का लोन लेकर के आप उसको, आपके हाई इंटरेस्ट वाले लोन को आप पे ऑफ कर सकते हैं। तो आप ये पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं है
तो फिर आपका प्रोविडेंट फंड है, उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। और अगर वो भी फैसिलिटी नहीं है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है गोल्ड लोन का। अगर आपके पास में गोल्ड रखा हुआ है घर के अंदर, तो आपको उसे बेचने की जरूरत नहीं है। आप उसको किसी भी बैंक के पास में जाके उस गोल्ड का वैल्यूएशन के बेसिस पे आप उसका 80-90% लोन ले सकते हैं। और बहुत बहुत जब भी आपके पास में लिक्विडिटी वापस आती है, आप वो आपका वो अमाउंट उनको दे करके गोल्ड वापस ले सकते हैं। तो ये भी कम इंटरेस्ट का लोन होता है। तो गोल्ड लोन जैसा लोन भी आप ले सकते हैं। इस तरह के लो इंटरेस्ट लोन आप लेने की कोशिश करें जहां तक हो सके। अगर फिर उससे भी काम नहीं होता है और आपके पास में वो एलिजिबिलिटी नहीं है या गोल्ड अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीजें हैं, तब जाके लास्ट रिजॉर्ट के रूप में आपको पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के लोन्स की तरफ जाना चाहिए, क्रेडिट कार्ड लिमिट चूज करने की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई इंटरेस्ट लोन्स होते हैं।